the channel and press the bell icon for more video updates. Today is 27 June of 2020 and it's a Saturday today. So let's start the analysis of today's newspaper. आज की हम पहली न्यूज़ जो देखेंगे वो है नोटिसेबल थिनिंग ऑफ चाइनीज़ ट्रूप्स अलॉन्ग द LAC इन लद्दाख। क्या कहते जो चाइनीज़ ट्रूप क्या कहते इंडियन साइड पे आ गए थे LAC के, वो अब वापस चले गए हैं और कमी दिखी है लोगों वो चाइनीज़ ट्रूप की, ऐसा इस न्यूज़ में बताया गया है। However, they have not vacated or removed semi-permanent structures, ऐसा ऑफिशियल का मानना है कि जो उन्होंने टेम्प्रेरी टेंट्स लगा लिए थे उनको अभी पूरी तरह से हटाया नहीं है, क्योंकि कुछ उनके ट्रूप्स अभी बाकी हैं जाना वापस, ऐसा इसमें बताया गया है। द रिमूवल ऑफ द स्ट्रक्चर वॉज नॉट पार्ट ऑफ द ओरिजिनल June 22 एग्रीमेंट एट द कॉर्प्स कमांडर लेवल टॉक्स टिल द टू पार्टीज मेट अगेन विद द कंक्रीट प्रपोजल स्टिच्ड टुगेदर बाय द टू गवर्नमेंट्स। इसमें बताया गया है कि जो 22 को कॉर्प्स कमांडर मीटिंग हुई थी उसमें इसका कोई जो टेम्प्रेरी टेंट से इनको हटाने की कोई बात नहीं हुई थी। इसकी बात अब अगली मीटिंग में होगी, ऐसा कहा जा रहा है। उस पर तब डिसीजन लिया जाएगा और प्रपोजल दिया जाएगा, दोनों कंट्रियों के द्वारा दिया जाएगा प्रपोजल, उसके बाद इस पर बात होगी। हम कई बार LAC देख चुके हैं। आप बताइए पेंगोंग लेक के बारे में कुछ आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और प्लीज़ कमेंट जरूर किया करें। SCOK CBSE प्लान्स फॉर क्लास 10th और 12th एग्ज़ाम्स। जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहते हैं CBSE के एग्ज़ाम 10th और 12th के कैंसिल कर दिए हैं और कहा है कि जो देना चाहे वो लोग दे सकते हैं और जो ना देना चाहे उनको प्रीवियस असेसमेंट या प्रीवियस मार्क्स के आधार पर दे दिया जाएगा नंबर। इसमें उसी के बारे में बताया गया कि वो किस असेसमेंट के द्वारा दिया जाएगा। द सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि कहते जो एवरेज मार्क्स होंगे, जो पास पहले के जो मार्क्स होंगे उनका एवरेज लिया जाएगा और जो क्या कहते हैं उस पर इनको इस बार नंबर दिए जाएंगे और 15 जुलाई से पहले इनका रिजल्ट आना है, ऐसा इसमें बताया गया है। अब देखते हैं अगली न्यूज़। हरियाणा इशूज़ एडवाइजरी ऑन पॉसिबल लोकस्ट अटैक। जैसे अभी हमने देखा था कि अभी कुछ दिन पहले मई में ही लोकस्ट अटैक कितना ज़्यादा हुआ, राजस्थान में कितना डैमेज किया, फिर यूपी में कितना ज़्यादा डैमेज किया इन्होंने, फिर ये सब टुकड़े में हो गए थे, अलग अलग कुछ पार्ट में डिवाइड हो गए थे लोकस्ट। तो क्या कहते हैं ये कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, हम लोकस्ट को फिर से एक बार देख लेते हैं। हमने कुछ दिन पहले किया था, फिर से कर ले रहे हैं। आप हमारे क्वेश्चन आवर टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्वेश्चन आवर 247 टाइप करके इस लोगों के साथ सब्सक्राइब कर सकते हैं, या तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वहाँ से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इसे। लोकस एक जो क्या कहते हैं शॉर्ट हॉर्न ग्रास होपर्स होते हैं, जो क्या कहते हैं माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और लगभग 150 किलोमीटर एक दिन में ये लोग ट्रैवल कर सकते हैं और ये दिन पर दिन बढ़ते ही जाते हैं, इनका नंबर बढ़ता ही जाता है। 4 स्पीशीज लोकस की इंडिया में पाई जाती है: डेजर्ट लोकस, माइग्रेटरी लोकस, बॉम्बे लोकस और ट्री लोकस्ट। ये कैसे डैमेज करते हैं? ये लीव्स को डैमेज करते हैं, फ्लावर्स, फ्रूट, सीड्स, bark एंड ग्रोइंग पॉइंट्स, एंड ऑल्सो डिस्ट्रॉय प्लांट्स बाय देयर सीड वेट एज दे डिसेंड ऑन देम इन मैसिव नंबर। ये इन सबको डैमेज करते हैं, फूल या फल ये जो होते हैं पेड़ पे उनको, या तो इतने ज़्यादा होते नंबर में किसी भी पौधे पे बैठ जाएं तो उसे वैसे ही डैमेज कर देंगे। द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन हैज़ करेंटली आइडेंटिफाइड 3 हॉटस्पॉट ऑफ थ्रेटनिंग लोकस्ट एक्टिविटी। 3 मेजर हॉटस्पॉट बताए हैं जहाँ पे ये लोकस्ट एक्टिविटी हर साल होती है लगभग: द हॉर्न ऑफ अफ्रीका, द रेड सी एरिया एंड द साउथ वेस्ट एशिया। इन 3 जगहों पे ये मेनली इसके हॉटस्पॉट है लोकस्ट अटैक के। द हॉर्न ऑफ अफ्रीका हैज़ बीन कॉल्ड द वर्स्ट अफेक्टेड एरिया, और सबसे ज़्यादा इफेक्ट इसका हॉर्न ऑफ अफ्रीका में होता है। यहाँ पे बताया गया है FAO के द्वारा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कि अनप्रेसिडेंटेड थ्रेट टू फूड सिक्योरिटी एंड लिवलीहुड्स। ये फूड सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं, फूड सिक्योरिटी को हार्म करते हैं। लोकल स्वॉर्म्स फ्रॉम इथियोपिया एंड सोमालिया हैव ट्रेवल्ड साउथ टू केनिया एंड 14 अदर कंट्रीज इन द कॉन्टिनेंट। और ये लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, साउथ टू केनिया आते हैं, फिर 14 कंट्रियों में ट्रैवल करते हैं, फिर आते हैं। ये सऊदी अरेबिया भी जाते हैं, ओमान भी, साउथ ईस्ट एशिया में ये ईरान, इंडिया, पाकिस्तान, इन जगहों पे भी। अभी कुछ दिन पहले मई में तो पाकिस्तान और सोमालिया में इमरजेंसी लागू हो गई थी इनके खिलाफ लोकस्ट अटैक के कारण। तो काफ़ी ज़्यादा ये डैमेज करते हैं लोकस्ट, क्योंकि नंबर्स में बहुत ज़्यादा होते हैं। चलिए आगे की न्यूज़ देखते हैं। सेंटर स्टैंड सॉट ऑन EIA नोटिफिकेशन। जैसे हमने कल भी देखा था EIA के बारे में। द दिल्ली कोर्ट ऑन फ्राइडे आस्क्ड द सेंटर टू क्लैरिफाई एनी एम्बिग्यूटी ऑन द एक्सटेंशन ऑफ टाइम ग्रांटेड
to the public for giving opinion on the 2020 draft environment impact assessment notification due to COVID-19 crisis। कि दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा है कि कहते कि पब्लिक से भी ओपिनियन लिया जाए इस EIA नोटिफिकेशन के बारे में जो 2020 का है, जो भी एक्सटेंड कर दिया गया जिसका टाइम, तो उसके बारे में पब्लिक से भी ओपिनियन लिया जाए, ऐसा कहा जा रहा है। चलिए EIA के बारे में देख लेते हैं। EIA Environment Impact Assessment is a formal process used to predict the environment consequences of in development project। ये environmental impact बताता है किसी भी कोई भी प्रोजेक्ट है उसका environment पे क्या impact होगा उसके बारे में ये बताता है। ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये Environment Protection Act 1986 के द्वारा बनाई गई थी। इसके अंदर कई प्रोविज़न आते हैं EIA मेथोलॉजी एंड प्रोसेस में। Rationale behind EIA। EIA looks into various problems, conflicts and natural resource constraints which may not only affect the viability of the project but also predict if a project might harm to the people, their land, livelihoods and environment। Once these potential harmful impacts are predicted, the EIA process identifies a measure to minimize those impacts। कि ये देखता है कि किसी भी प्रोजेक्ट, कोई भी प्रोजेक्ट है, उसके कारण लोगों पे क्या इफेक्ट होगा, इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट होगा, इससे कोई हार्म तो नहीं हो रहा इन्वायरमेंट पे, या कोई पेड़ों पे या क्या कहते हैं जीव जंतु पे किसी पे ज़्यादा हार्म तो नहीं है, और इसके साथ कारण क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है उसके बारे में देखता है और उसको मिनिमाइज़ करने की क्या कहते हैं कोशिश करता है, जिससे इस इम्पैक्ट को कंट्रोल किया जा सके। चलिए आगे की न्यूज़ देखते हैं। CIA अपोज इंद्रानी मुखर्जी बेल पी। जो इंद्रानी मुखर्जी जिन पर केस चला है उनकी अपनी बेटी शीना बोरा का के मर्डर करने का, उसी पर उनकी बिल कैंसिल कर दी गई है कि उनको बिल नहीं मिलेगी। वही के ये कोई इम्पोर्टेंट इशू नहीं है, कहते हैं ये हमारे पेपर में कभी नहीं पूछा जाएगा। हमें CBI एक इम्पॉर्टेंट एजेंसी है, इसे हम आज फिर देख लेते हैं। CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये एक प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन पुलिस एजेंसी है इंडिया की, काफ़ी रेप्यूटेड एजेंसी है। ये कहते हैं इट फंक्शन अंडर द सुपरिटेंडेंस ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल। ये वर्क करती है डिपार्टमेंट पर्सनल, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ये सब वर्क करती है CBI। However, for investigation of offences under the Prevention of Corruption Act, its superintendent works with the Central Vigilance Commission। इसका जो सुपरिटेंडेंस होता है वो वर्क करता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के साथ वर्क करता है। इट इज ऑल्सो द नोडल पुलिस एजेंसी इंडिया विच कोऑर्डिनेट्स इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ इंटरपोल मेंबर कंट्रीज। ये क्या कहते हैं पुलिस एजेंसी इंडिया में जो क्या कहते हैं वर्क करती है इंटरपोल मेंबर कंट्रीज़ के साथ भी, उनके बिहाफ में वर्क करती है इंडिया में। इट्स कन्वेक्शन रेट इज़ एज हाई एज 65 to 70% एंड इट इज़ कंपेरेबल टू द बेस्ट इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज इन द वर्ल्ड। इसका कन्वेक्शन रेट 65 to 70% है, और ये मान लीजिए क्या कहते हैं वन ऑफ द बेस्ट एजेंसी है इंडिया वर्ल्ड में। इसके डायरेक्टर होते हैं इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट, स्पॉन्सर फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसके एडमिनिस्ट्रेटर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। 2014 तक CBI के जो डायरेक्टर अपॉइंट होते थे वो DSPE एक्ट 1946 के द्वारा अपॉइंट किए जाते थे। आप कमेंट सेक्शन में बताइए DSPE एक्ट क्या होता है, और कमेंट जरूर किया करें, और प्लीज़ लाइक भी जरूर किया करें वीडियो। इन 2003 DSPE एक्ट वॉज रिवाइव्ड ऑन सुप्रीम कोर्ट रिकमेंडेशन इन द विनीत नारायण केस। इस DSPE एक्ट को रिवाइव किया गया, और उसके बाद से क्या कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया CBI डायरेक्टर को अपॉइंट करती है। फिर 2014 में लोकपाल एक्ट पास हुआ, उसके द्वारा एक कमेटी बनाई गई CBI डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए, जिसका हेड प्राइम मिनिस्टर करते हैं। इसके अदर मेंबर भी होते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन, लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट जज। इस कमेटी के भी मेंबर होते हैं। जो लोकपाल एक्ट पास हुआ है, एक कमेटी को पास किया, उसके ये सब मेंबर होते हैं। होम मिनिस्ट्री सेंड्स अ लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट DOPT। होम मिनिस्ट्री एक एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट बनाता है और उसको भेजता है DOPT को। फिर देखा जाता है कि उनके ऊपर कि कोई केस तो नहीं चल रहा है एंटी करप्शन का, और कई भी अलग उनकी सीनियरिटी, इंटीग्रिटी और एक्सपीरियंस को देखा जाता है। फिर उसके ऊपर उन पर डिसीजन लिया जाता है कि वो CBI डायरेक्टर बन सकते हैं कि नहीं। फिर उस कमेटी को भेजा जाता है, उसके बाद ये बनते हैं। डायरेक्टर ऑफ CBI हैज़ बीन प्रोवाइडेड सिक्योरिटी ऑफ 2 year टेन्योर बाय द CVC एक्ट 2003। और जो CBI के डायरेक्टर होते हैं उनको 2 साल की सिक्योरिटी प्रोवाइड होती है CVC एक्ट 2003 के द्वारा। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं।
Mischief managed. The BJP has retained Manipur after another round of defection, but its stability rings. क्या कहते हैं, आपने देखा होगा जो राज्यसभा सीट थी मणिपुर की, वो बीजेपी ने काफ़ी ज़्यादा मार्जिन से जीत ली, लेकिन क्या कहते हैं वो अपनी सरकार नहीं बचा पाए थे, क्योंकि एनपीपी के जो कुछ मेंबर थे उन्होंने एनपीपी के मेंबर ने उनका कोलिशन गवर्नमेंट में अपना हाथ खींच लिया था कि वो सपोर्ट नहीं करेंगे न, और कुछ बीजेपी एमएलए भी उनका क्या कहते हैं साथ छोड़ दिए थे बीजेपी गवर्नमेंट का और हट गए थे, जिससे कारण क्या कहते हैं इनकी गवर्नमेंट गिरने का डर हो गया था। लेकिन अब उस कंडीशन को क्या कहते हैं रिजॉल्व कर लिया गया और एनपीपी लीडर वापस जुड़ गए हैं बीजेपी से, वहाँ की कोलिशन गवर्नमेंट के। जो एमएलए वापस आते हैं यही होता है एंटी डिफेक्शन लॉ। आप कमेंट सेक्शन में बताएं, एक बार हम बात कर चुके हैं एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में, आप बताएं एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये जो बात हुई ये पूरा एडिटोरियल उसी पे है कि जैसे अलायंस सच एज वन इंडिया मणिपुर नाउ आर बिल्ड लेस ऑन प्रिंसिपल एंड मोर ऑन अकोमोडेटिंग वेरियस इंटरेस्ट विद केयर सच एज मिनिस्ट्रियल बर्ड्स। कहते हैं जो अलायंसेज अब बनी हुई है जैसे मणिपुर में, वो अब क्या कहते हैं किसी प्रिंसिपल पे वर्क नहीं कर रही, वो आप क्या कहते हैं इंटरेस्ट पे वर्क है, अकोमोडेटिंग इंटरेस्ट की दोनों को पोजीशन पर उनको भी पोजीशन मिले उस पर ये अब वर्क कर रही है अलायंसेस। ये पूरा एडिटोरियल इसी पे है। साइंस वर्सेस नॉनसेंस, ये सेकेंड एडिटोरियल है, साइंस वर्सेस नॉनसेंस। ICMR CSIR मस्ट कॉल आउट एनी ब्रीच ऑफ ड्यू प्रोसेस इन द अप्रेजल ऑफ एनी ड्रग। कि ICMR और CSIR को दोनों को देखना चाहिए, किसी भी कोई भी दवा कोई भी आती है मार्केट में, कोविड-19 क्योंकि चल ही रहा है तो लोग दवा बनी रही हैं, तो कोई भी आती है तो उस पर इनको रिसर्च करनी चाहिए और देखना चाहिए कि किसी को हार्म तो नहीं करेगी, उसके बाद ही उसे सर्टिफाई करना चाहिए। जैसे हमने देखा ही होगा कि अभी कि पतंजलि की जो वो कोरोनिल दवा बनाई है, उन्होंने कहा है कि वो क्लिनिकल ट्रायल में उन्होंने मैक्सिमम लोगों को सही किया है, सभी को सही किया है ऐसा उनका मानना है, और 7 दिन में सही किया है ऐसा मानना है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट को पूरा चेक करना चाहिए, ICMR और CSIR को पूरा रेगुलेटरी चेक होना चाहिए कि देखना चाहिए कि इसमें वही बताया गया है कि दवा सही है कि नहीं। उन्होंने कहा है कि पतंजलि वालों ने कि उन 50 लोगों को लिया गया था और 45 लोगों को लिया गया था जिन पर दवा हुई, उसके बाद 50 लोगों और लिया गया, सबके ऊपर ये दवा सहायक थी और सबको सही कर दिया, ऐसा इसमें माना गया है। There has always been a tension between traditional Indian system of medicine and pharmaceutical drugs, but there is no consensus of India's regulatory system that claims by both systems of developing safe, efficacious drugs must pass clinical trial। कि कहते हैं जो ट्रेडिशनल इंडियन सिस्टम है आयुर्वेदा है और जो फार्मास्यूटिकल है जो एलोपैथी, ये सब उनकी दवाएं हैं जो इंटरनेशनल मार्केट में चलती हैं, कहते हैं उनमें कोई कंपैरिजन नहीं है, दोनों ही यूज़फुल हैं इंडिया के लिए। तो इंडिया में तो दोनों ही वर्क होती हैं, दोनों ही लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि जिससे हमें हेल्प मिल सके, जिससे हम क्योर पा सकें, दोनों ही सही है। तो इसमें वही बताया गया है। लेकिन क्या देखना चाहिए ICMR को और CSIR को, वो कोई भी दवा हो, एलोपैथिक की हो या होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक, सब पर चेक बनाना चाहिए और देखना चाहिए कि कोई गलत तो कोई हार्म तो नहीं कर रही दवा, या कोई क्रिमिनल नेग्लिजेंस तो नहीं बना रही है कि इसके कारण किसी को दिक्कत हो। चलिए देख लेते हैं ICMR और CSIR के बारे में। पहले हम ICMR के बारे में देख लेते हैं। ICMR एक एपेक्स बॉडी है, फॉर्मुलेशन और कोऑर्डिनेशन एंड प्रमोशन ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च के लिए वर्क करती है। ये ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट मेडिकल रिसर्च बॉडी है पूरी दुनिया में, एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट है क्या कहते हैं और लार्जेस्ट है मेडिकल बॉडीज़। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा फंड की जाती है। इसकी ये डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर वर्क करती है। ICMR के 26 नेशनल इंस्टीट्यूट हैं जो वर्क करते हैं हेल्थ टॉपिक्स लाइक इन हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए वर्क करते हैं, जैसे ट्यूबरक्लोसिस, लेप्रोसी, कोलेरा, डर्नल डिसीजेस, वायरल डिसीजेस और एड्स जैसी बीमारी, मलेरिया, काला आजार, वेक्टर कंट्रोल, न्यूट्रिशन, फूड एंड ड्रग टॉक्सिकोलॉजी, रिप्रोडक्शन, इम्यूनो हेमेटोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, मेडिकल स्टैटिक्स, इन सब पे ये वर्क करती है। 6 रीजनल मेडिकल इंस्टीट्यूट्स भी हैं जिसके जो रीजनल हेल्थ प्रॉब्लम के लिए वर्क करते हैं। द काउंसिल रिसर्च प्रायोरिटी coincide with national health priorities such as control and management of communicable diseases, fertility control, maternal and child health, control of nutrition disorder, इन सब के लिए वर्क करती है। और भी कई इन्वायरमेंटल की जो हेल्थ प्रॉब्लम बनती हैं उन पर ये वर्क करती है, रिसर्च करती है कि कैसे उसके लिए केयर ढूंढा जा सके। CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च,
इज़ द लार्जेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। एक वन ऑफ द लार्जेस्ट कहते हैं और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया का। CSR हैज़ अ पैन इंडिया प्रेजेंट हैज़ अ डायनेमिक नेटवर्क ऑफ 38 नेशनल लेबोरेटरी। इसके अंदर 38 नेशनल लेबोरेटरी, 39 आउटरीच सेंटर्स, 3 इनोवेशन कॉम्प्लेक्स और 5 यूनिट्स हैं इसके। ये इस्टेब्लिश हुआ था सितंबर 1942 को और इसका हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में। CSR ये फंड किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा और क्या कहते हैं ये सोसाइटी रेगुलेशन एक्ट 1862 के द्वारा ऑटोनोमस वर्क करता है। ये कई वेरियस वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ स्ट्रीम में वर्क करता है, रेडियो एंड स्पेस फिजिक्स, कई टॉपिक्स पे जैसे इन सब ओशनोग्राफी, जियो फिजिक्स, केमिकल ड्रग्स, इन सब पे ये वर्क करता है। ये क्या कहते हैं इट प्रोवाइड सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन मेरे एरियाज विद रिगार्ड टू सोसाइटी एफर्ट्स विच इंक्लूड द एनवायरमेंटल, इन सब पे वर्क करता है कि जब देखता है कि इनमें कोई इशू तो नहीं है ड्रिंकिंग वाटर, फूड, हाउसिंग, एनर्जी, फार्म एंड नॉन फार्मर सेक्टर्स पे। इसके ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर को स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। इसके प्रेसिडेंट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके गवर्निंग बॉडी देख लेते हैं। द डायरेक्टर जनरल इज़ द हेड ऑफ द गवर्नर। जो डायरेक्टर जनरल होते हैं वो इसके हेड होते हैं गवर्निंग बॉडी के। और इसके अदर मेंबर्स, अदर एक्स ऑफिशियल मेंबर इज़ द फाइनेंस सेक्रेटरी। और इसके अदर मेंबर टर्म्स 3 साल का होता है। CSIR एडवाइजरी बॉडी 15 मेंबर बॉडी कंपोज ऑफ प्रोमिनेंट मेंबर्स फ्रॉम रिस्पेक्टिव फील्ड्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसकी एडवाइजरी बॉडी 15 मेंबर की होती है जो रिस्पेक्टिव फील्ड, कई अलग अलग फील्ड के होते हैं जो एडवाइस करते हैं लोग क्या कहते हैं इनके हेड को कैसे डिसीजन लेना है, किस चीज़ पे क्या ज़रूरी है। इट्स फंक्शन इज टू प्रोवाइड साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनपुट टू द गवर्निंग बॉडी। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने के लिए होता है गवर्निंग बॉडी को। इसका मेंबर टर्म होता है 3 साल का। चलिए अब अगला एडिटोरियल देखते हैं। Getting out of the guns, germs and steel crisis. India choices are clear: to be hold and go on a rescue mission, to do nothing and hope the situation resolves itself. इसमें बताया गया है कि जो इंडिया पे कंडीशन चल रही गन्स, जर्म्स और स्टील क्राइसिस की। गन्स मतलब जो इंडिया चाइना के बीच में चल रहा है, और जर्म्स जो कोरोना वायरस के कारण हमारी दिक्कतें हैं, और स्टील क्राइसिस जो इकोनॉमिकली हमें इफ़ेक्ट आ रहा है। इसके लिए इंडिया सोच रहा है कि ये सिचुएशन अपने आप ही रिजॉल्व हो जाएगी, ऐसा इस एडिटोरियल में बताया गया है। पहली लाइन में लिखा है द सिचुएशन रिजॉल्व इटसेल्फ, ऐसे इंडिया का मानना है। इसके बारे में यही बताया गया कि वही की गन्स जैसे बॉर्डर में इशू चल रहे हैं और जर्म्स ये सब। और इसमें ये भी बताया गया जैसे हमने देखा कि इंडिया में, इसमें पूरा ये बताया गया कि इंडिया में डिफेंस एक्सपेंडिचर पर बहुत कम लगता है, जैसे 20% फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। लगभग 20% पहले लगता था, कहते हैं बहुत ही कम अमाउंट डिफेंस एक्सपेंडिचर पे खर्च होता था। जैसे हमने देखा है कि चाइनीज़ आर्मी ने जैसे काफ़ी 20 सोल्जर्स को मार दिया, इंडियन सोल्जर को, बहुत लोगों को हार्म किया चाइनीज़ आर्मी ने। वैसे ही हमें देखना चाहिए और इम्फेक्ट बनाए डिफेंस पे हमारा बजट ज़्यादा होना चाहिए। इसमें वही बताया गया इंडियाज़ डिफेंस बजट हैज़ बीन विटल डाउन टू जस्ट 2% ऑफ द GDP फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021। कि इंडिया का कहते हैं डिफेंस बजट होता है वो सिर्फ 2% होता है GDP का, 2021 का 2% है। और चाइना का देख लीजिए तो उसका 4 टाइम्स है, 8%, नियरली 8% है वहाँ का, चाइना का। तो वहाँ पे ज़्यादा डिफेंस पे एक्सपेंडिचर होता है, इसलिए वहाँ की आर्मी ज़्यादा एफिशिएंट है, ज़्यादा उनके पास आइटम्स हैं हमारे कहते हैं वॉर के लिए या किसी भी इशू के लिए। द हेल्थ पेंडेमिक हैज़ एक्सपोज इंडियाज़ वोफली इनएडुकेट हेल्थ सेक्टर। जैसे हमने देखा ही कि हेल्थ पे भी ज़्यादा हम लोग, इंडिया गवर्नमेंट कभी नहीं खर्च करती। जैसे देखा है कि इंडिया में सिर्फ 1.5% ऑफ GDP हेल्थ पर यूज़ होता है, ऐसे ही चाइना में 3% होता है, अमेरिका में 9% होता है। तो वहाँ पे कितना ज़्यादा खर्च होता है सिर्फ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तो इस एडिटोरियल में बताया गया है। इसमें यह भी बताया गया कि इंडिया की इकनॉमी 4 मेजर ड्राइवर्स हैं इंडिया की इकनॉमी में। पीपल स्पेंडिंग ऑन कंजप्शन, पीपल स्पेंड करें कंजप्शन के लिए, या गवर्नमेंट स्पेंडिंग, या इन्वेस्टमेंट हो, या एक्सटर्नल ट्रेड हो। तो ये 4 मेजर इकोनॉमिक इम्पैक्ट वो ड्राइवर्स हैं इंडिया में। जैसे हमने देखा कि अगर 100 रुपये भी इंक्रीमेंटल होता है GDP में, तो 60 to 70 कम्स फ्रॉम पीपल कंजप्शन। अगर 100 रुपये भी ऐड होता है कंट्री के इंडिया के GDP में, उसमें से 60-70 रुपये
पीपल के कंजप्शन स्पेंडिंग से आता है। इसमें यही बताया गया है, पूरे एडिटोरियल में यही बताया गया है इंडिया के वही कि कोरोना वायरस के कारण हमें पता चला कि कैसे हेल्थ प्रॉब्लम हमें दिक्कत कर रहे हैं, कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर उतने अच्छे नहीं है कि हम पूरी तरह से सही कर सकें। इसमें पूरा यही बताया गया है। और क्या कहते हैं, वही कि इंडिया चाइना के बीच में बॉर्डर में हुआ तो उसके बाद हमें पता चला कि हमारे डिफेंस बजट में भी उतना क्या कहते हैं ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें नहीं है, तो हमें हमारा डिफेंस बजट भी बढ़ाना होगा और हेल्थ बजट भी बढ़ाना होगा। इस क्या कहते हैं हमारे इकोनॉमिक को भी देखना होगा। इस पूरे में बताया गया है, आप पढ़ सकते हैं, आप हाईलाइटेड पढ़ लीजिए। दूसरा एडिटोरियल है द पेंडेमिक इम्पोजेज अ स्टीप लर्निंग कर्व, कि हमने देखा है कि ऑनलाइन एजुकेशन इस वक्त बहुत ही हर जगह ऑनलाइन एजुकेशन चालू हो गई। इसमें बताया गया वही क्या कहते हैं कि इसमें स्टार्ट होता है एडिटोरियल कि क्या कहते हैं एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ है क्या कहते हैं इस पेंडेमिक के कारण, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन एक नॉर्मल एजुकेशन की जगह नहीं ले सकता, क्योंकि नॉर्मल एजुकेशन जो होती है उसमें इंटरेक्शन होता है टीचर टू स्टूडेंट, स्टूडेंट टू स्टूडेंट, तो उसमें ज़्यादा इम्पैक्ट आता है और जल्दी याद होता है बच्चों को। तो उसमें यही बताया गया है, जैसे बताया गया है इसमें कि कुछ ऑनलाइन एजुकेशन तो यहाँ कई कंट्रियों में अब 1 साल के लिए कंपलसरी कर दिया। उन्होंने कहा है कि एक सेमेस्टर पूरा 1 ईयर पूरा वो लोग ऑनलाइन एजुकेशन करवाएंगे, और कहते किसी को इस वक्त आने की ज़रूरत नहीं है, वो फुल ऑनलाइन रहेगा। जैसे यूके में, यूएसए में उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि कमिंग एकेडमिक ईयर पूरा ऑनलाइन एजुकेशन पे वर्क करेगा। और हम जानते हैं कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बहुत ही हेट्रोजेनस है, और बहुत हेट्रोजेनस तरह से उन्होंने इस पेंडेमिक को देखा भी है अलग अलग तरह से। सभी जानते हैं कि यहाँ पे रूरल और वर्सेस अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है। रूरल में जो लोग रहते हैं उनके पास नेट ही नहीं है, तो क्या कहते हैं नेट कहाँ से चलाएंगे, तो ऑनलाइन एजुकेशन कैसी बात। तो इसमें यही बताया गया पूरा एडिटोरियल में। क्या कहते हैं वो भी देखा होगा कि कुछ जब हम लोग क्लास में ही पढ़ते थे तो कुछ टीचर बहुत हड़बड़ी में रहते थे, बहुत देर में आए या बहुत जल्दी आए, जल्दी पढ़ा के चले गए, तो वो ऑनलाइन एजुकेशन में कैसे कर पाएंगे, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन तो क्या कहते हैं टाइम की मांग मानता ही है कि टाइम होना ही चाहिए आपके पास, तभी आप ऑनलाइन अच्छे से पढ़ा पाएंगे बच्चों को। तो इसमें यही बताया गया है। और हमने ये भी देखा कि NPTEL और स्वयं जैसे प्लेटफॉर्म पे कोर्सेज़ हैं जिससे बच्चे पढ़ सकें, जो प्रोफेशनल कोर्सेज़ हैं उन पे पढ़ सकें बच्चे, तो इनके लिए इनके कुछ कोर्सेज़ को और बढ़ाया जा रहा है डे टू डे, जिससे लोगों को दिक्कतें ना हो, ऑनलाइन एजुकेशन आराम से चल सके। इस पर पूरे एडिटोरियल में यही बताया गया है। लास्ट में ये भी बताया गया है ब्लेंडेड मोड्स ऑफ एजुकेशन विल बी अनअवॉइडेबल, ऑनलाइन स्ट्रक्चर वेयर पॉसिबल एंड लिमिटेड कॉन्टैक्ट फॉर लेबोरेटरी इंस्ट्रक्शन एंड इंडिविजुअल मॉनिटरिंग। ऐसा इसमें यह भी बताया गया कि जो लेबोरेटरी जैसे कुछ कोर्सेज होते हैं जिनमें लेबोरेटरी यूज़ बहुत ही ज़्यादा होता है, तो उन कोर्सेज क्या क्या होगा उसके लिए हमें ढूंढना होगा, स्टेप्स ढूंढने होंगे, हमें इन पेंडेमिक को कंट्रोल करने के लिए ढूंढना होगा, तभी हम इन तरह के कोर्सेज डैमेज रहा उनकी लर्निंग, तो हमें तभी मिल पाएगा। चलिए देखते हैं अगली न्यूज़। हार्डशिप में पुश पीपल इनटू मेकिंग ड्रग्स फॉर अ लिविंग, ऐसा UNODC का मानना है। UNODC यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम का कहना है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट बनाई है जिसमें बताया कि ये जो लोगों को अलग अलग तरह की ड्रग मिल रही है, इलीगल ड्रग भी हैं जो इस पेंडेमिक को कंट्रोल करने के लिए लोग यूज़ कर रहे हैं, वो गलत है, ऐसा उसमें बताया गया है। अब ये नोट करने की बात है, वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट कौन रिलीज़ करता है? UNODC यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, ये वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट रिलीज़ करता है। मानसून हैज़ कवर्ड कंट्री एट फास्टेस्ट प्लेस सिंस 2013, ऐसा माना जाए कि 2013 के बाद मानसून पहली बार इतना जल्दी आया है, 1 जून को ही मानसून आ गया, ऐसा IMD की रिपोर्ट में बताया गया है। चलिए IMD के बारे में देख लेते हैं। IMD ये इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, ये एक नेशनल मेट्रोलॉजिकल सर्विस ऑफ द कंट्री है और एक चीफ गवर्नमेंट एजेंसी है जो कहते हैं मेट्रोलॉजी, सीस्मोलॉजी और एसोसिएट सब्जेक्ट से वर्क करती है। ये बनाई गई थी 1875 को बनाई गई थी। इसका फंक्शन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंदर ये वर्क करती है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। ये मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन और प्रोवाइड करेंट इंफॉर्मेशन, फोरकास्टिंग इंफॉर्मेशन फॉर मेस, ये वही कि मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन बताती है और कहते हैं करंट की इंफॉर्मेशन देती है और फोरकास्टिंग के बारे में बताती है
कि वेदर डिपेंडेंट एक्टिविटीज़ जिससे हार्म ना हो, जैसे इरिगेशन, एग्रीकल्चर, एविएशन, शिपिंग, इन लोगों को दिक्कत ना हो, तो इसलिए वो अपनी इंफॉर्मेशन देती है। ऑफर वार्निंग अगेंस्ट सीवियर वेदर फिनोमेना सच एज, वेदर फिनोमेना जैसे जो हाँ रहते हैं उनके बारे में ये जानकारी ढूंढती है और बताती है लोगों को, जिससे लोगों को दिक्कतें ना हो और किसी का कुछ भी डैमेज ना हो। जैसे ट्रॉपिकल साइक्लोन हो जाते हैं या नॉर्थ वेस्टर, डस्ट स्टॉर्म्स, हीट वेव्स, कोल्ड वेव्स, हैवी रेन्स, हैवी स्नो जैसी दिक्कतों में ये हेल्प करती है लोगों को, क्योंकि इससे पहले ये बता देती है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, और प्लीज़ लाइक ज़रूर करें वीडियो को, और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फॉर द टुडे, थैंक यू वेरी मच।